Welcome you all to this second part of the video lesson, French Revolution. I do think you all would have gone through with part 1. Now in this video lesson we are going to emphasize upon the struggle to survive 1.1, 1.2, how a subsistence crisis happened, and 1.3, a growing middle class envisages an end to privilege. But before that, we have question that had been asked by so many students. So before beginning the chapter, just discuss about all those doubts. Now so many students ask me about feudalism. Actually, whatever we have learned about feudalism till now, it is from economic perspective, a very confined way. Feudalism we try to understand in a confined way, only with economic perspective. So just pay emphasis upon what it is, what is feudalism. तो देखो feudalism ये एक कस्टम है, कस्टम रीति रिवाज. Feudalism is a custom, but what kind of custom? कुछ कस्टम ऐसे होते हैं जिसको हम मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं, हम चाहे तो माने, हम ना चाहे तो नहीं माने. लेकिन फ्यूडलिज्म एक ऐसा कस्टम था जो लीगल था. इट वाज लीगल. दैट मीन्स ईच एंड एवरी पीपल विल हैव टू फॉलो दिस कस्टम. ये उनकी मर्जी पे आधारित नहीं था कि हम माने या ना माने. तो फ्यूडलिज्म वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो लीगल था, इकोनॉमिक था, बिकॉज इकोनॉमिकली इट वाज अ सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन. इट वाज अ सिस्टम ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन. तो लीगल था, इकोनॉमिक था, मिलिट्री एंड कल्चरल. मिलिट्री एंड कल्चरल. तो आगे ये सिस्टम काम कैसे करता था ये हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मिलिट्री क्यों था. और इट वाज कल्चरल कस्टम दैट वाज practiced in various part of Europe that begin to flourish in the 9th century, and up to 15th century it spread in almost all part of Europe. तो ये जो यूरोपियन सोसाइटी थी 9th सेंचुरी और 15th सेंचुरी, इनके बीच में ये फ्यूडल सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ. और 15th सेंचुरी आते आते पूरे यूरोप में लगभग ये स्प्रेड हो चुका था. सब जगह ये फ्यूडलिज्म ही प्रैक्टिस की जाती थी. तो फ्यूडलिज्म वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल कस्टम दैट फ्लोरिश्ड इन मिडियावल यूरोप बिटवीन 9th एंड 15th सेंचुरी. अब ब्रॉडली इसको अगर समझने की कोशिश करें तो कि फ्यूडलिज्म था क्या, तो एक्चुअली फ्यूडलिज्म ये एक रिलेशनशिप था. इट वाज अ रिलेशनशिप. किसके बीच में? दिस वॉज अ रिलेशनशिप बिटवीन लैंड होल्डर एंड लैंड ऑनर. ये रिलेशनशिप था किसके बीच में? लैंड होल्डर के बीच में और लैंड ऑनर के बीच में. तो ये समझते हो लैंड ऑनर और लैंड होल्डर. जो लैंड होल्ड करता है, और लैंड जब हम होल्ड करते हैं तो उसके बदले में कुछ देंगे किसको? लैंड ऑनर को. तो लैंड ऑनर कोई और है, लैंड होल्ड कोई और कर रहा है, और जो लैंड होल्ड कर रहा है वो उसके बदले में लैंड ऑनर को कुछ दे रहा है. तो लैंड होल्डर और लैंड ऑनर, इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता था, एक तरफ से लैंड आया और दूसरी तरफ से कुछ व्हाटएवर, वो आगे हम लोग देखेंगे कि लैंड होल्डर कौन होते थे, और लैंड होल्डर लैंड के बदले में जिससे लैंड होल्ड करते थे लैंड ऑनर को क्या प्रोवाइड करते थे. तो ये दोनों के बीच जो रिलेशनशिप था एक्सचेंज का, लैंड ऑनर और लैंड होल्डर के बीच में, ब्रॉडली इसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं. तो एक्चुअली देखो, इस फ्यूडल सिस्टम में सोसाइटी का स्ट्रक्चर एक पिरामिडियल शेप में था. द सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड इन अ पिरामिडियल शेप, जिसमें सबसे ऊपर कौन होता था? तो किंग्स, राजा सबसे ऊपर होते थे,
और बेसिकली पूरे कंट्री का जितना भी लैंड होता था वो सारा लैंड किसका होता था, सारे लैंड के ऑनर कौन होते थे, तो किंग, राजा। अब ये जो पिरामिडियल स्ट्रक्चर था जिसके हाईएस्ट ऑर्डर में किंग होता था, किंग के बाद नॉबल्स आते थे, नॉबल्स के बाद नाइट्स होते थे, नाइट्स मतलब जो मिलिट्री मैन है, आर्मी, और इनको वैसाल्स भी कहा जाता था, ध्यान रखोगे। तो नाइट्स, और सबसे नीचे कौन होते थे, पीशेंट्स। तो पीशेंट्स या सर्व्स। तो ये सोसाइटी ड्यूरिंग द फ्यूडल सिस्टम was structured in a pyramidal shape in which king remain in the top, peasants remain in the bottom. In between nobles and knights were there. तो ये जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, ये जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, ये कैसे काम करता था, फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करता था। तो सारा लैंड किसका है, राजा का। लैंड ऑनर पूरे कंट्री में जितने भी लैंड है उसका अल्टीमेट ऑनर कौन है, किंग। तो किंग क्या सारा लैंड अपने पास रखते थे, नहीं, अपने महल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, हंटिंग के लिए, तो कुछ लैंड अपने पास रखते थे किंग, बट उसके अलावा पूरे कंट्री के जो लैंड होते थे वो शेयर करते थे किसके साथ, नॉबल्स के साथ। और फ्रांस में स्पेशली नॉबल्स को ये प्रिविलेजेस प्राप्त था कि राजा हमेशा लैंड किसके साथ शेयर करता था, नॉबल्स के साथ। अ पीस ऑफ लैंड ऑलवेज वॉज गिवन टू द नॉबल्स। और जो नॉबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो फ्रांस में हेरिडिटरी होता था, नॉबल्स की टाइटल जो होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, और ये राजा से, किंग से लैंड ऑक्युपाई करते थे। और नॉबल्स जितने लैंड को रखे तो ये भी सारा लैंड खुद अपने पास नहीं रखते थे, जितना लैंड इनको मिला राजा से, इस लैंड को ये शेयर करते थे किसके साथ, नाइट्स, जिनको वैसाल्स भी कहते थे, नाइट्स के साथ, मतलब जो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आर्मी। और ये जो वैसाल्स होते थे ये भी क्या सारा लैंड खुद अपने पास रखते थे, नहीं, ये उस लैंड को शेयर करते थे किसके साथ, पीशेंट्स और सर्फ के साथ। तो अब देखो सारा लैंड किंग का, किंग ने लैंड किसको दिया, नॉबल्स को। नॉबल्स को ये फ्यूडल प्रिविलेजेस प्राप्त थे कि ये जो फ्यूड्स मिलते थे, मतलब ये जो लैंड मिलते थे वो हमेशा नॉबल फैमिली से जो बिलोंग्स करते हैं उनको ही दिया जाता था। और नॉबल्स इसको नाइट्स के साथ और नाइट्स फिर पीशेंट्स के साथ शेयर करते थे। तो ये तो हो गया लैंड शेयरिंग की बात। लेकिन पीशेंट्स ने जो लैंड वैसाल से लिया, इस लैंड में क्या किया, कल्टीवेशन, और इस लैंड के बदले में इन्होंने वैसाल्स को क्या दिया, तो ये फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। तो पीशेंट्स जो थे वो फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। अब देखो यहाँ पीशेंट जो थे ये भी अलग कैटेगरीज के, सर्व्स भी होते थे और पीशेंट्स भी होते थे। तो ये जो नाइट्स और नॉबल्स हैं, ये सारा लैंड, नॉबल सारा लैंड वैसाल्स के साथ या वैसाल सारा लैंड पीशेंट्स के साथ शेयर नहीं करते थे। कुछ लैंड ये जो होते थे वो इसमें कल्टीवेशन करवाते थे और कुछ लैंड पे नाइट्स भी कल्टीवेशन करवाते थे। तो लैंड तो इनका होता था, ये किसी के साथ शेयर नहीं किए, बट इस लैंड पे जो कल्टीवेशन जिनसे करवाते थे उनको सर्व्स कहते थे। तो एक्चुअली वो एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे वैसाल्स के खेतों में या इवन नॉबल्स के खेतों में। तो ये जो सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज था, किंग से नॉबल, नॉबल से नाइट्स, नाइट्स से पीशेंट्स। अब लैंड को 5P कहते थे, जो लैंड होता था वही 5 कहलाता था। और ये ध्यान रखो कि ये जो फ्यूडलिज्म वर्ड बना है ये इसी लैटिन रूट 5 से बना है। नाउ लेट्स सी, ये जो सर्फ या पीशेंट्स होते थे ये फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वैसाल्स को। वैसाल्स प्रोटेक्शन एंड मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करता था नॉबल्स को, और नॉबल्स मनी और नाइट्स प्रोवाइड करते थे किंग्स को।
जो लैंड मिला उसके बदले में। अब यहाँ एक चीज पे गौर करो, नॉबल्स मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करा रहा है किंग को, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स राजा अपने लिए सैनिकों का एक दस्ता तो रखता था, लेकिन जब भी अधिक सैनिकों की जरूरत होती थी तो राजा इसका सारे सैनिकों का भार अपने ऊपर नहीं रखता था, बल्कि जितने नॉबल्स होते थे उनके अंदर वैसाल्स काम करते थे। और जब भी राजा को ट्रुप्स की जरूरत होती थी तो नॉबल्स से ये मंगवाते थे। अब जैसे पढ़े होगे वहां पे, द किंग ऑर्डर द ट्रूप टू कम टू द सिटी, द किंग ऑर्डर द ट्रूप टू कम टू द सिटी। तो किंग तो वहां ऑर्डर दे रहे हैं ट्रूप को कम टू द सिटी, क्या किंग को? नहीं, नॉबल्स को वो कह रहे हैं कि अपने ट्रूप्स को हमको यहाँ पे सिटी में भेजो, सिटी की कंडीशन गंभीर है। अब नॉबल्स ये ट्रूप भेजेंगे, तो दैट मीन्स यही वो कारण था जिसके कारण नॉबल्स का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इवन राजा के ऊपर भी नॉबल्स का बहुत ज्यादा प्रभुत्व होता था। तो नॉबल्स, एक राजा है उसके अंदर मान लो 100-150 इतने नॉबल्स काम कर रहे हैं, तो सारे नॉबल्स अपने अपने ट्रूप रख रहे हैं। राजा को कभी भी अगर एक विशाल फौज की ज़रूरत होती थी तो सारे नॉबल्स को वो कहते थे अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए, और वो विशाल सेना लेकर कहीं भी इन्वेशन या ये सब करते थे। तो एक्चुअली नॉबल चूंकि वैसाल्स नॉबल्स के लिए काम करते थे और इसके लिए किंग नॉबल्स पे डिपेंड थे, तो यही कारण था कि नॉबल्स काफ़ी डोमिनेंट थे। और यहाँ जो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस तुम लोग पढ़े हो, तो यही फ्यूडल प्रिविलेजेस है कि ये जो 5 हैं लैंड हैं वो नॉबल्स को जो मिलेगा वो किसको मिलेगा? तो नॉबल्स को मिलेगा। तो इट वाज द फ्यूडल प्रिविलेजेस। नाउ आई डू थिंक कि ये फ्यूडल सिस्टम किस तरह से काम करता था, और एक्चुअली ये इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली ये तीनों तरह के सिस्टम्स को अफेक्ट करता था। इट अफेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज सोशल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो मिडियावल यूरोप में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कह सकते हो कि कैसा था, तो वो फ्यूडल सिस्टम था। एक और वर्ड तुम लोग बार बार पूछते हो, स्टेट। तो स्टेट जनरली देखो, ऐसे स्टेट का लिटरल मीनिंग जायदाद होता है, पहले भी बता चुके थे तुम लोगों को। अ मेजर पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप, बट यहाँ जो फ्रांस में हम लोग स्टेट पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली क्या है? ए मेजर पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप और क्लास। एक मेजर पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप है, खास करके यहाँ हम लोग सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके पास कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पावर होते थे, जैसे क्लर्जी, नॉबल्स एंड कॉमन्स इन फ्रांस। नाउ क्लर्जी तो क्लियर है, चर्च ऑफिशियल, मोंक, नन्स, फादर, ये सब जो होते थे चर्च ऑफिशियल्स, उनको क्लर्जी कहा जाता था। मेनली इनका काम क्या था? तो ये रिलीजियस टीचिंग्स, रिचुअल्स के बारे में लोगों को बताते थे, रिचुअल्स प्रैक्टिस किए जाएं ये इंश्योर करते थे, और अपने अपने रिलीजन को स्प्रेड करने, प्रोफेस करने, प्रोपोगेट करने का काम करते थे। नाउ नॉबिलिटी भी समझ सकते हो अब कि फ्यूडल सिस्टम में यूरोप में या यूरोप के बाहर भी द नॉबिलिटी वेयर जनरली दोज हु हेल्ड अ 5, जो जिनके पास 5 होता था, ऑफन लैंड और ऑफिस अंडर वैसलेस। वैसलेस मतलब वही सिस्टम, मेनली फॉर मिलिट्री सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू द किंग। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैड बीन आस्क्ड, फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो द स्पेशल राइट दैट वे आर एंजॉयड बाय बर्थ वे आर टर्म एज फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो फ्यूडल प्रिविलेजेस बाय बर्थ जो भी अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, जन्म के आधार पे जो अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूडल प्रिविलेजेस। द प्रिविलेजेस दैट वी ऑब्टेन बाय बर्थ इज कॉल्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस। द फ्रेज वाज कॉइन्ड इन फ्रांस एंड एंजॉयड बाय द क्लर्जी एंड द रिच। They used to enjoy a collection of taxes from the poor and the downtrodden. Sorry. This is one of the causes of French Revolution. तो ये जो feudal privileges थे, ये एक बहुत मुख्य कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो feudal dues क्या होता था?
तो एक कंपलसरी अमाउंट दैट द लोअर स्टेट पेड टू द हायर स्टेट, एक कंपलसरी अमाउंट टैक्स के रूप में जो लोअर स्टेट हायर स्टेट को प्रोवाइड कराना कंपलसरी जो होता था, तो इट वॉज अ कंपलसरी पेमेंट दैट वॉज मेड बाय द लोअर स्टेट टू द हायर स्टेट। तो ये कंपलसरी पेमेंट होता था जो करना ही होता था लोअर स्टेट को हायर स्टेट को इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर, and in 1.1 we are going to read about the struggle to survive. The struggle to survive, that means during the old regime means prior to revolution, there were severe economic condition in France. Prior to French Revolution, मतलब prior to 1789, there were severe economic condition in France. सीवियर कितना सीवियर, मतलब इतना सीवियर कि कंडीशन ये था कि लोग स्पेशली पुअर पीपल कुड नॉट एवेल इवन द थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो एवेल नहीं कर पा रहे थे। तो सच सिचुएशन वॉज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। So we will discuss about causes, what is subsistence crisis and what were the causes of subsistence crisis. So two questions we will have to do in section 1.1, the struggle of survive. One is what do you mean by subsistence crisis and what were the causes of subsistence crisis. So first of all, what is subsistence crisis? We could understand now कि an extreme situation where even the basic means of livelihood are endangered. Such an extreme situation where even the basic means of livelihood are endangered. That means people could not avail even the things that is needed for their survival. Now, if we will discuss about causes of subsistence crisis, let's see. It was a time period when there were rapid increase in population. So you could see here the population of France in 1715 was 23 million and it rose to 28 million in 1789. It was a rapid increase if we will compare with relevant time period. This led to rapid increase in the demand of food grain. If population will increase population will we will have to feed the increased population. And one thing also is clear कि food production will increase with arithmetic progression 1 2 3 4 5 6 7 8. Food production increases with arithmetic progression, but population increase with geometric progression 2 4 8 16 32. So many times I have told you about the difference between arithmetic progression and geometric progression. तो अकबर बीरबल वाली कहानी जो बताए थे तो शायद सुने हो तुम लोग कि एक बार चेस खेल रहा था अकबर बीरबल और उसमें बीरबल ने अकबर को हरा दिया। तो बहुत ज़्यादा प्रेस करने के बाद बीरबल ने एक डिमांड रखा अकबर से कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं तुमने मुझे चेस में हरा दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, कुछ ना कुछ मांगो। तो एक्चुअली बीरबल ने अकबर से मांगा कि अगर आप इतना ही खुश हैं तो चलो चावल का एक दाना, अभी चेस खेल रहा था तो चेस का घर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि चावल का एक दाना इसमें, चावल का 2 दाना दूसरे घर में, 4 दाना तीसरे घर में, 8 दाना चौथे घर में, 16 दाना, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते चेस का जितना भी ये 64 हाउसेस हैं, इस 64 हाउसेस को आप भर दें। तो एक्चुअली शुरुआत में तो अकबर को समझ में नहीं आया क्या मांग रहा है ये चावल का दाना, लेकिन जैसे जैसे वो देता गया उसका पूरा गोडाउन खाली हो गया, लेकिन वो बीरबल के इस मांग को पूरा नहीं कर सका। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पॉपुलेशन विल इंक्रीज विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 8 16 एंड तो ऑलवेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन will be followed by food scarcity. Demand of food will increase and it will lead to food scarcity. And if there will be food scarcity, prices will rise. So food scarcity leads to increase in prices.
and workers were employed as laborers. Workers were employed as laborers. Honor gave them fixed wages. Honor gave them fixed wages means what? कि फूड प्राइसेस तो इंक्रीज हुआ लेकिन उनका वेजेस इंक्रीज नहीं हुआ. फूड प्राइसेस इंक्रीज हुए बट वेजेस इंक्रीज नहीं हुए. तो मतलब रियल वेजेस क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा. बिकॉज द सेम अमाउंट ऑफ वेजेस नाउ कुड बाय फ्यूअर थिंग्स. तो जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस रेट से फूड प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं सकता, और जिस रेट से प्राइसेस बढ़ रहे थे फूड के, वेजेस उस रेट से नहीं बढ़ रहा था. तो अल्टीमेटली द रिजल्ट वाज दैट द पुअर नाउ कुड नो लॉन्गर बाय द फूड्स. एंड इन सच कंडीशन कि एक तो कंडीशन पहले ही सीवियर है और इसके ऊपर अगर सर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे, मीन्स व्हाट, अगर it is followed by natural calamities, what kind of situation will be there you could imagine. तो hell, storm, drought, इस तरह की फेनोमेना जब भी आते थे तो कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता था. अल्टीमेटली जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस वक्त कंडीशन ऐसा ही था. It was a condition of subsistence crisis. तो हम लोग देखें, पहला rapid increase in population, after that food scarcity, increase in the population leads to increase in the demand of food, and due that there were food scarcity because production could not increase with the same pace as increase in the population. So if there will be food scarcity, if the demand will be high and supply will be low, then there will be price rise, and price rise, increase in the population also lead to unemployment, decline in real wages. तो अभी हम लोग देखें कि अगर wages ना बढ़े और commodities के prices बढ़ जाए तो same amount of wage now could buy fewer things. मतलब कि रियल वेजेस क्या होगा? हमारा घट जाएगा अगर प्राइसेस बढ़े और हमारा वेजेस ना बढ़े तो. और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, अगर बैड हार्वेस्ट होता है तो दिस बैड हार्वेस्ट, ऑल दिस कंबाइनली लीड टू अ कंडीशन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस. नाउ इन 1.2 द कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस. तो उसी काउज जिसको हम लोग ऊपर मेंशन किए हैं वही हमारा कोर्सेस ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस है. तो व्हाट इज द कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस? तो यू शुड फिल दिस ब्लैंक्स योरसेल्फ. नाउ लेट्स सी बैड हार्वेस्ट. तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक्चुअली बैड हार्वेस्ट, नाउ बैड हार्वेस्ट के बाद क्या? तो ड्यू टू बैड हार्वेस्ट देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन. Due to bad harvest there will be scarcity of grain. If there will be scarcity of grain, it will lead to rise in food prices. If the food prices will rise, then poorest can no longer buy food. If the poorest can no longer buy the food, then it will lead to weaker bodies. It will lead to weaker bodies, or it will lead to फूड राइट्स. तो आइदर फूड राइट्स हो तब भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, और वीकर बॉडी हो तो उसके कारण डिजीज, एपिडेमिक, एंड देन अगेन इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स. तो दिस इज द कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस. तो सिंपली इस डायग्राम को सीक्वेंस के आधार पे याद रखोगे और उसको वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे. Now 1.3, a growing middle class envisages an end to privileges. A growing middle class मतलब कि इनिशियली समाज में ये दो वर्ग थे, अल्ट्रा पुअर एंड अल्ट्रा रिच. बीच में एक वाइड गैप था. दिस वाइड गैप वाज फुलफिल. तो इसी बीच वाले वाइड गैप में जो एमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास हुआ उसको हम मिडिल क्लास कहते हैं.
इन्होंने क्या एनविसेस किया, कैसे सोसाइटी की, किस तरह के सोसाइटी की कल्पना इन्होंने की। तो दे एनविसेस अ सोसाइटी where there will not be privileges based upon birth. तो इस सेक्शन 1.3 में we are going to read about a growing middle class envisages an end to privileges. Now the 18th century witnessed the emergence of a new social group. 18th century witnessed the emergence of a new social group. This new social group is termed as middle class. Now थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाओ तो समझ सकते हो कि पहले समाज में दो कैटेगरी के लोग थे, एक पीशेंट और वर्कर्स और दूसरी तरफ रॉयल्टी एरिस्टोक्रेट्स। जैसे यहाँ भी देखे कि सोसाइटी में एक तरफ पीशेंट्स हैं, नॉबल्स, ये एक तरफ पीशेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वैसाल्स हैं, और दूसरी तरफ किंग्स हैं, नॉबल्स हैं, क्लर्जीज हैं। तो एक्चुअली ऑल दिस सोसाइटी, देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस सोसाइटी, वन वाज अल्ट्रा रिच एंड वन वाज अल्ट्रा पुअर। देयर वेयर अ वाइड गैप इन बिटवीन, this wide gap was fulfilled by the industrial revolution. So actually we know that industrial revolution leads to emergence of a new kind of people. What kind of people? They were industrialists, businessmen, traders, merchants. So industrial revolution leads to emergence of a new kind of society. It was not as rich as the aristocrats and also not as poor as the peasants or serfs. So this new class that emerged in the society were termed as new middle class. मतलब इसी एक सोसाइटी को जो ना तो इतने रिच थे जितने एरिस्टोक्रेट और ना ही इतने पुअर थे जितने पुअर पीशेंट्री, तो दिस emerge new class in the society we are termed as new middle class. So let's see, this industrial revolution also leads to urbanization, and as urban culture bloomed, professional like engineers, doctors, lawyers also exist in the also started developing. मतलब such kind of division of labor also occurred in the society. So means what कि in the society, apart from ultra rich aristocrats, nobles, clergies, kings, and ultra poor peasants and workers, a new kind of people emerge in the society. They were not as rich as aristocrat and also as not poor as the poor peasantry. So this newly emerged society were termed as new middle class. अब ये जो new middle class थे, they did not have to think 24 hours about how to feed their empty stomach. They have means and scope to do something for the society. अब जो मान लो पीशेंट्स थे, लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, 24 घंटे तो उनको अपने भूख मिटाने की चिंता थी, तो समाज में बदलाव लाएं, समाज में कुछ परिवर्तन लाएं, इसके लिए सोचने के लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी. दे लैक मीन्स एंड स्कोप. लेकिन दिस न्यू मिडिल क्लास हैव अ बिट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. With this economic prosperity, they got education, and with this education, they got enlightenment, and with this enlightenment, now they could understand about the existing demerits in the political, economical, and social structure of the society, and that is one of the reasons why they soldier upon the burden to bring change in the society, and especially this middle class were dead against special privileges. So they firmly believe that
there should not be special privileges in the society and especially based upon birth. So that's why they were dead against this special privileges and they soldier upon the burden to bring change in the affairs. कि समाज में जो चल रहा है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है. अपने इनलाइटमेंट से उन्होंने ये बात महसूस की, समझी, और नाउ दे सोल्जर अपॉन द बर्डन टू डू दैट. तो that's all for this video, and in the next video we will read about a very important question, that is role of French philosopher in French Revolution. That is part of 1.3 itself, and we will continue that in the next video. So thanks for watching and have a nice day.